खबरों को देखते हैं विस्तार से और सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किसी बड़े हमले की ओर बढ़ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ शांति के लिए हो रही बातचीत शर्तों की बलि चढ़ रही है और दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे डाली है। शर्तों के बीच कैसे सफल होगी बातचीत। वॉर के बीच ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड। ये रात खतरे वाली, खार्किव करें खाली। युद्ध थमेगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर। हथियार आग उगल रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लड़ाई लंबी होती जा रही है। शांति के लिए शुरू है बातचीत का दौर, लेकिन सफलता की उम्मीद घटती जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन गंगा की, जिसकी स्पीड एयरफोर्स की भागीदारी के बाद बढ़ गई है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को 2 एडवाइजरी जारी की है। पहली एडवाइजरी में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया। इसके आधे घंटे बाद जारी दूसरे अलर्ट में पैसोचिन, बाबई और बेजुल्योदोव्का तक पहुंचने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। अब ये दूरी भी जान लीजिए। खार्किव से पैसोचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेजुल्योदोव्का 16 किलोमीटर दूर है। मुश्किल यह है कि खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और वहां से ट्रेन चल नहीं रही। बावजूद इसके एयरलिफ्ट का काम जोरों पर है। Total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकराई। ऐसे में सवाल है कि क्या खार्किव पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। सरगेई ने कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बात शांति की, जिसके लिए बातचीत के जो दौर चल रहे हैं वो शर्तों में उलझे जा रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी। ये शर्त पोलैंड में दूसरे दौर की बातचीत से पहले रखी गई है। पहले दौर की बातचीत बीते सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे तक चली उस वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। महाशिवरात्रि के मौके पर सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को निरस्त करने को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस मामले में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय की सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी गई चिट्ठी के बाद कांग्रेस और ज्यादा हमलावर है। मेरा निवेदन है, आंसुड़ा ना ढलकाइए, आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है। बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा।
हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के मौके पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन आखिर क्यों रद्द करना पड़ा? जी हां, यही वो सवाल है जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। दरअसल सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन भी था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भोपाल इंदौर रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव को रद्द कर दिया गया। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर रुख है कांग्रेस का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों वाली टीम का गठन किया, जो सीहोर जाकर पता करेगी कि आयोजन में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए। कांग्रेस ये भी पता करेगी कि क्या रुद्राक्ष महोत्सव को निरस्त करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा पर किसी तरीके का दबाव था। ये कथा रोकने और महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष बांटने पे जिस तरह से रोक लगाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष नहीं बटेगा तो कब बटेगा? प्रदीप मिश्रा जी की कथा में लोगों की संख्या देखकर बीजेपी शासन प्रशासन घबरा गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पे उस कथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जनता डटी रही और इनको मजबूर होके कथा करने की परमिशन देना पड़ी जिला प्रशासन को। और इनके वरिष्ठ नेता जो कि बंगाल के प्रभारी थे, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, रुष्ट होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये रुद्राक्ष बांटने और कथा पे रोक कैसे लगाई। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बताएं नरोत्तम मिश्रा जी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सीहोर में कथा यथावत चल रही है। गृह मंत्री का कहना है कि सिर्फ रुद्राक्ष बांटने का जो कार्यक्रम था उसे टाला गया था ताकि भगदड़ न हो। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है? क्या नहीं की है। कोई तथ्यों की जानकारी ली है क्या? नहीं ली है। प्रशासन में कहीं बात की है क्या? सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने स्वयं ने महाराज जी से बात कर ली है। सुबह ही मैंने आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था। अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काहे के लिए ट्वीट करना और काहे के लिए आप अफवाह फैला रहे हो? ये माना जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बना पाने में नाकाम साबित हुए सीहोर जिला प्रशासन पर कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि सीहोर कलेक्टर और एसपी पर जल्द ही गाज गिरे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन से 39 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ के 39 छात्र छात्राओं की यह वापसी हो गई है। सीएम के निर्देश पर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, ठहरने और भोजन की सुविधा भी उनकी उपलब्ध कराई गई है और घर जाने के लिए भी एयर टिकट उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रों को उनके परिजनों को
सकुशल सौंप भी दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं रायपुर से। तो यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए थे छत्तीसगढ़ के, इनमें से 39 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हो गई है। छत्तीसगढ़ के हैं ये, और सीएम के निर्देश पर वाहन उपलब्ध कराए गए, ठहरने भोजन की सुविधा दी गई और घर जाने के लिए एयर टिकट उपलब्ध कराए गए। छात्रों को उनके परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ से एक और अहम खबर की बात करते हैं। झीरम घाटी हत्याकांड के मुदलियार मामले में आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की एजेंसी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। और तलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस के नेता उदय मुदलियार समेत दर्जनों नेताओं ने अपनी जान गंवाई। मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 302 हत्या और 120 राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र का अपराध दर्ज कर मांग की गई। इधर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट राज्य सरकार लगाएगी, ये उन्होंने कहा है। राज्य सरकार अब इस पूरे मामले में जांच कर सकेगी। हाई कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और एनआईए से बात। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना के डीजीपी बनने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्र सरकार ने उनके मध्य प्रदेश वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही उनके डीजीपी बनने के आदेश भी जारी हो सकते हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना अभी केंद्रीय सचिव सुरक्षा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे, जिनकी सेवाएं प्रदेश को वापस की जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सेवाएं लौटाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था और इस पर आदेश जारी हुए हैं। अब नए डीजीपी के रूप में सक्सेना की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मैं समझता हूं कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। सक्सेना का नवंबर 2024 में रिटायरमेंट है और उन्हें डीजीपी के रूप में करीब 2.5 साल का समय मिलेगा। इससे साफ हो गया है कि उनके कार्यकाल में ही विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। वर्तमान डीजीपी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले नए डीजीपी के नाम का नाम फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इससे साबित होता है कि क्या हाल है शिवराज सरकार का। देखिए, कांग्रेस परेशान ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनुभवी, दीर्घ अनुभवी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अभी डीजी हैं, बाद में भी डीजी बनेंगे। और ये कौन डीजी बनेंगे, ये जिनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सबको बता भी देंगे। प्रक्रिया जो होगी उसको अपना भी लेंगे। कांग्रेस से नहीं पूछने वाले हैं, ना कांग्रेस की मर्जी से बनने वाले हैं, ना वो दिन मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल 4 मार्च को खत्म होने वाला है और 4 दिन पहले सुधीर कुमार सक्सेना की प्रदेश वापसी के आदेश से पिछले काफी समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि सरकार ने अभी यूपीएससी में नामों का पैनल नहीं भेजा है। हो सकता है कि प्रभारी डीजीपी के तौर पर सरकार फिलहाल किसी अधिकारी की नियुक्ति करे, जिसमें राजीव टंडन का नाम सबसे आगे है। यूपी चुनाव के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिलने की पूरी संभावना है। मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए बढ़ते आगे। तमिलनाडु के मदुरई में एक अनोखी मैराथन का आयोजन किया गया। क्या है वो मैराथन, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। 28 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम तमिलनाडु के मदुरई में नृत्य मैराथन का आयोजन किया गया, जहां नृत्य में पारंगत गुरुओं और उनके शागिर्दों की ओर से नृत्य में भरतनाट्यम का अनूठा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई। On the Shivaratri day, we want to promote Devaram and Tiruvasagam, and we see the people doing that. करीब 28 घंटे के मैराथन भरतनाट्यम नृत्य में 4 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया, जो खास तौर से केरल और कर्नाटक से बुलाए गए करीब 350 से ज्यादा नृत्य कलाकारों ने भरतनाट्यम की अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया।
we are running this dance marathon, which is going to last till 28 hours, and more than 375 students are participating. दक्षिण संगीत में भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य में से एक है और इसे तमिलनाडु में विकसित और प्रसारित किया गया, लेकिन समय के साथ भरतनाट्यम नृत्य अपनी पहचान खोता जा रहा है। यही वजह रही कि नृत्य संस्थानों ने मिलकर 28 घंटे नॉनस्टॉप भरतनाट्यम का ये अनोखा प्रयास किया और इसका मकसद खासकर महिलाओं में भरतनाट्यम नृत्य को फिर से लोकप्रिय बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।